नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके फेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, आप लोगों के लिए जीके जीएस का रामबाण का सीरीज जो चलाया जा रहा है, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हम इसमें विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तो इसका 49वां लेक्चर है। जी हाँ, 50 लगने वाली है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। और आगे आने वाले एग्जाम जैसे कि रेलवे, एसएससी में इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम इसको टीसीएस स्पेशल भी रखने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिएगा। और देखिए, पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और देखिए, आपके पास भी किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 717 है। जी हाँ, 717 नंबर क्वेश्चन है, जो कि किस एग्जाम में आया है। तो डीडीए का एएसओ का एग्जाम हुआ था 18 सितंबर 2017 को। सेकंड शिफ्ट में इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट डज हाइड्रोमीटर मीजर। तो देखिए, हाइड्रोमीटर जो है क्या मापता है। तो कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए, हाइड्रो जैसे ही देखिएगा, तो यहाँ पर आपको जो है किसी तरल पदार्थ का सापेक्ष घनत्व या सतही गुरुत्व, दैट इज ए रिलेटिव डेंसिटी और द सरफेस ग्रेविटी मेजर करता है हाइड्रोमीटर। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, कहीं कहीं जो है हाइग्रोमीटर भी आपसे पूछा जाता है कि हाइग्रोमीटर जो है क्या मेजर करता है। तो जैसा ही ये आपको देखने को मिले, तो इसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि आर्द्रता मेजर करता है। जी हाँ, आर्द्रता मेजर करता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, दैट इज ए ह्यूमिडिटी। तो ये ह्यूमिडिटी मेजर करता है हाइग्रोमीटर, यानी कि आर्द्रता। और हाइड्रोमीटर जो है रिलेटिव डेंसिटी और द सरफेस ग्रेविटी मेजर करता है। इन दोनों में डिफरेंस आपको जरूर पता होना चाहिए। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। तो देखिए, रासायनिक परिवर्तन इसमें से कौन सा है, दैट इज अ केमिकल चेंज। तो देखिए, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है। तो दोस्तों, फिजिकल चेंज वैसा होता है जो रिवर्सिबल होता है इन नेचर। तो रिवर्सिबल होता है नेचर में, इतना आपको ध्यान रखिएगा। और केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन में रिवर्स नहीं होता है। अब देखिए, इसमें से देखिए, पानी का बाष्पीकरण। तो बाष्पीकरण पानी का होता है, तो फिर से पानी बन सकता है, दैट इज ए फिजिकल चेंज यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस। कमरे का ठंडा, तो ठंडा गर्म में होते रहता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, फिजिकल चेंज है। दूध का जमना, तो क्या दूध से, अब ध्यान रखिए, दही अगर बन जाती है, तो क्या दही से फिर दूध बना सकते हैं, नहीं। तो इसको ए आपको ध्यान रखिएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि कर्डिंग ऑफ द मिल्क इज अ केमिकल चेंज। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और देखिए, पानी का गर्म होना, दैट इज अ फिजिकल चेंज। तो इतना आपको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगदीश भगवती भारतीय मूल के क्या थे। तो देखिए, जगदीश भगवती भारतीय मूल के एक अमेरिकी जो है अर्थशास्त्री थे। जी हाँ, दैट इज अ इकोनॉमिस्ट थे। तो जगदीश भगवती क्या थे, तो इकोनॉमिस्ट थे। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और इनको भारत का सेकंड हाईएस्ट सम्मान, दैट इज अ पद्म विभूषण इनको मिल चुका है। तो ध्यान रखिएगा कि जगदीश भगवती को पद्म विभूषण भारत सरकार दे चुकी है, जो कि सेकंड जो है सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। और ये इकोनॉमिस्ट हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्री। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉल स्ट्रीट जो है किस लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो देखिए, इसी से मिलता जुलता एक टर्म है दलाल स्ट्रीट। जी हाँ, दलाल स्ट्रीट के बारे में नाम तो सुना ही होगा कि दलाल स्ट्रीट क्या है। तो दलाल स्ट्रीट पे अपना बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि जो है आपको ध्यान रखिएगा कि भारत का जो है यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज है। तो इसी तरह से वॉल स्ट्रीट में क्या है, तो न्यूयॉर्क का एक क्षेत्र है जहाँ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी होगा। इस तरह से को रिलेट करके याद रखिएगा, तो आपको आसानी से याद रहेगा कि वॉल स्ट्रीट में क्या है, तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि अमेरिका का एक स्टॉक एक्सचेंज है। जिस तरह से भारत में दलाल स्ट्रीट पे जो है भारत का स्टॉक एक्सचेंज है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। तो इस तरह से थोड़ा सा जरूर इसको ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि ग्रामीण बैंक की स्थापना भारत के किस पड़ोसी देश में गरीब लोगों की मदद के लिए की गई थी। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ग्रामीण बैंक। तो ग्रामीण बैंक को शुरू कहाँ किया गया था, तो बांग्लादेश में। तो जी हाँ, बांग्लादेश में शुरू किया गया था। किस लिए, तो ध्यान रखिएगा, ये सूक्ष्म वित्तीय संस्थान के रूप में शुरू हुआ था, दैट इज ए स्मॉल माइक्रो फाइनेंस के रूप में इसको शुरू किया गया था। और ताकि छोटे छोटे लोन जो है प्रोवाइड करें। तो एक बांग्लादेश में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा 1976 में।
जी हाँ, 1976 में मोहम्मद यूनिस के द्वारा। जी हाँ, मोहम्मद यूनिस, ये सुना सुना नाम अभी आपको लग रहा होगा, क्योंकि बांग्लादेश के अभी ये केयर टेकर जो है सरकार चला रहे हैं, मोहम्मद यूनिस। तो 1976 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो है ग्रामीण बैंक को शुरुआत किया था। तो बांग्लादेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बांग्लादेश के अभी एक केयर टेकर गवर्नमेंट जो प्रमुख हैं मोहम्मद यूनिस, और इसलिए इनको जो है 2006 में ग्रामीण बैंक को यहाँ पर नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। जी हाँ, शांति का जो है, ध्यान रखिएगा, नोबेल पुरस्कार इनको मिल चुका है 2006 में। तो इस तरह से इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार की मौद्रिक नीति क्या करती है। तो दैट इज अ मॉनेटरी पॉलिसी, क्या करती है सरकार के। तो देखिए मॉनेटरी पॉलिसी सबसे पहले जो है लागू कौन करती है, तो आरबीआई, दैट इज अ रिवर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, आरबीआई भारत के जो प्रमुख जो है यहाँ पर संस्थान है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यही जो है यहाँ पर मौद्रिक नीति लागू करती है, मॉनेटरी पॉलिसी, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये करती क्या है, तो ये ब्याज दरों में बदलाव करती है। तो करेक्ट उत्तर इसका इट चेंजेस इंटरेस्ट, जैसे कि रेपो रेट को यही चेंज करती है, रिवर्स रेपो रेट। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इंटरेस्ट रेट जो चेंज किया जाता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष किसका परिणाम है। तो इंद्रधनुष दैट इज अ रेनबो, इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो किसका परिणाम है, तो वर्षा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है डी, यानी कि वर्षा के बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ द सनलाइट थ्रू रेन ड्रॉप्स। तो यही जो है रेनबो होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है और कहाँ कहाँ होता है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझिए। तो देखिए पानी की बूंदों में प्रकाश के अपवर्तन और आंतरिक परिवर्तन और फैलाव के कारण, दैट इज अ डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण जो है इंद्रधनुष का फॉर्मेशन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप आकाश में प्रकाश का एक निरंतर स्पेक्ट्रम, इस तरह से स्पेक्ट्रम 7 रंगों का, ध्यान रखिएगा, 7 रंगों का स्पेक्ट्रम जो है दिखाई पड़ता है। इंद्रधनुष एक बहुरंगी गोलाकार चाप है के रूप में लेता है। सूर्य के प्रकाश के कारण बनने वाले इंद्रधनुष, देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में आकाश के भाग में दिखाई पड़ता है। यानी कि इंद्रधनुष हमेशा जो है सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। तो ध्यान रखिएगा, रेनबो कॉज्ड बाय द सनलाइट ऑलवेज अपीयर इन द सेक्शन ऑफ डायरेक्टली अपोजिट टू द सन। तो इस लाइन को वीवीआई कर लीजिए, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इस तरह से देखिए लाइट जो है सन से यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, रिफ्रैक्शन यहाँ पर हो रहा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन उसके बाद हो रहा है, और यहाँ पर रिफ्रैक्शन। तो इस तरह से जो है रेनबो फॉर्मेशन होता है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि लालगुड़ी जी जयारमन, तो ये नाम है लालगुड़ी जी जयारमन, ये किस वाद्य यंत्र को बजाते थे, यानी कि किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज द नेम लालगुड़ी जी जयारमन एसोसिएटेड। तो वायलिन के प्लेयर हैं, यानी कि वायलिन बजाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, वायलिन इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि फ्रैंक वॉरेल ट्रॉफी के लिए कौन से 2 देश क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला खेलते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा एक कैसा जो है श्रृंखला है, तो टेस्ट श्रृंखला है। अब टेस्ट श्रृंखला में नाम क्या है, फ्रैंक वॉरेल ट्रॉफी, ध्यान रखिएगा फ्रैंक वॉरेल ट्रॉफी। तो वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले जो टेस्ट जो ट्रॉफी है वो है वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया, तो फ्रैंक वॉरेल ट्रॉफी। अब देखिए फ्रैंक वॉरेल ये किन्हीं के नाम पे है, तो ये कौन थे, तो दोस्तों फर्स्ट, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ब्लैक कैप्टन ऑफ वेस्ट इंडीज थे। तो इसको ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ब्लैक कैप्टन ऑफ द वेस्ट इंडीज थे। और इस जो है फ्रैंक वॉरेल ट्रॉफी शुरू कब हुई थी, तो 1960-61 में शुरू हुई थी। ये भी ध्यान रखिएगा 1960-61 में शुरू हुई थी। अब देखिए 2 ट्रॉफी और बताता हूं, एक होता है एसेज। तो एसेज ट्रॉफी ये किसके किसके बीच में होता है, तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में होती है। और एक है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, यह बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। तो ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर और भारत के सुनील गावस्कर के नाम पे ये ट्रॉफी रखी गई है, यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है। एसेज ऑस्ट्रेलिया और
इंग्लैंड के बीच है, जबकि फ्रैंक वॉरेल ट्रॉफी वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। अब देखिए क्वेश्चन है कि किस खाद्य उत्पादों के लोगों में सुनहरे मेहराब है और नारा है मुझे यह देखिए इंग्लिश में याद इसको रखिएगा, आई एम लव इन इट। तो ये किसका जो है स्लोगन है, तो स्लोगन है मैकडोनल्ड्स का। जी हाँ, मैकडोनल्ड्स का ये स्लोगन है, इसको ध्यान रखिएगा, आई एम लव इन इट। तो देखिए अमेरिकन कंपनी है, सबसे पहले ये अमेरिकन कंपनी है। तो ये अभी थोड़ा सा और चर्चा में आ गया है, क्योंकि अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति और जो चुनाव लड़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर फ्रेंच फ्राई जो है बेच रहे हैं। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, तो अपने चुनाव के एजेंडा में ये इस तरह का जो है कर रहे हैं प्रचार। तो मैकडोनल्ड जो है अमेरिकन कंपनी है और इसको 1940 में जो है फाउंड किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, मैकडोनल्ड, आई एम लव इन इट। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बुकर पुरस्कार विजेता भारतीय लेखक हैं। तो देखिए बुकर पुरस्कार विजेता भारतीय लेखक हैं, तो ध्यान रखिएगा ये पहले भारतीय हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन यहाँ पर दूर करूंगा। देखिए फर्स्ट इंडियन टू विन अ बुकर प्राइज, तो फर्स्ट इंडियन, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट इंडियन टू विन अ बुकर प्राइज, तो यह है अरुंधति रॉय। देखिए अरुंधति राय इसका सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट उत्तर इसका बी सही हो जाएगा। अब देखिए इनको मिला कब है, तो 1997 में मिला है, 1997 में इनको बुकर प्राइज मिला है और बुक का नाम था द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग। जी हाँ, द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग इनका जो बुक है, इन्हीं बुक के लिए जो है इनको बुकर प्राइज 1997 में मिला है। अब देखिए बुकर प्राइज जो है किस लेखक को मिलता है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा ये लेखक को मिलता है, तो इंग्लिश में पब्लिश होना चाहिए और साथ ही साथ यूके प्लस आयरलैंड में पब्लिश होना चाहिए। ये बुक इंग्लिश में लिखा होना चाहिए और यूके प्लस आयरलैंड में पब्लिश होना चाहिए, तभी ये बुकर प्राइज के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो फर्स्ट इंडियन टू विन बुकर प्राइज अरुंधति राय 1997 में द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग के लिए। अब देखिए आपके मन में एक कंफ्यूजन आ रहा होगा कि फर्स्ट इंडियन कैसे हो गए, क्योंकि फर्स्ट इंडियन हम याद रखते हैं वीएस नायपाल को, कई बार आपने पढ़ा भी होगा। तो देखिए फर्स्ट इंडियन थे, लेकिन ये इंडियन ओरिजिन के थे। जी हाँ, इंडियन ओरिजिन के थे, ध्यान रखिएगा, इंडियन ओरिजिन के थे बीएस नायपाल। इनका पूरा नाम था सर विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल। सर विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल इंडियन ओरिजिन के थे और त्रिनाद एंड टोबैगो के थे, टीएनटी के थे, त्रिनाद एंड टोबैगो। तो वेस्ट इंडीज के जो आइलैंड्स हैं वहीं पे त्रिनाद एंड टोबैगो है, तो वहीं के नागरिकता थी इनकी। तो ध्यान रखिएगा इंडियन ओरिजिन के हैं और इनको जो है 1971 में ही, जी हाँ 1971 में ही इनको बुकर प्राइज मिल चुका था। और इनकी बुक जो है इन ए फ्री स्टेट, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इन ए फ्री स्टेट बुक किनके द्वारा लिखी गई है, तो वीएस नायपाल जी के द्वारा लिखी गई है। और इनको 2001 में नोबेल लिटरेचर यानी कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2001 में इनको मिल चुका है। तो इतना बातें आपको जरूर इनके बारे में भी ध्यान रखना होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के इन आईटी दिग्गजों में से कौन सा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाला पहला जो है यहाँ पर जो है आईटी जायंट था। पहला व्यक्ति नहीं बल्कि पहला आईटी जायंट था, तो इन्फोसिस इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाला इन्फोसिस, तो बेसिकली ये नास्डक जो है अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज है, वहीं पे लिस्ट हुआ था 1999 में। जी हाँ, 1999 में लिस्ट होने वाली पहली भारतीय आईटी कंपनी बनी थी यूएसए के स्टॉक एक्सचेंज में, तो ये नास्डक में लिस्ट हुई थी। इन्फोसिस इसका सही उत्तर होगा, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए 2 परमाणु बमों का कोड नेम। तो देखिए जो परमाणु बम जो है हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराए गए थे, इनसे कई बार क्वेश्चन बने हैं। तो सबसे पहले इसका डेट ध्यान रखिएगा, हिरोशिमा तो 6 अगस्त, ध्यान रखिएगा 6 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था। किसके द्वारा, तो यूएसए दैट इज अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। ये दोनों जो शहर है वो जापान के हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम 2 गिराया, हिरोशिमा और नागासाकी पर। तो नागासाकी पर कब गिराया, तो 9 अगस्त 1945 को, यानी कि 3 दिन बाद ही।
अब देखिए जो 6 अगस्त 1945 को गिराया था तो ये था लिटिल बॉय, यानी कि सबसे पहले छोटा बच्चा इन्होंने गिरा दिया और फिर यहाँ पर फैटमैन गिरा दिया, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो लिटिल बॉय और फैटमैन जो है क्रमशः गिराए गए हिरोशिमा और नागासाकी पे। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, लिटिल बॉय एंड फैटमैन। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको भी वीवीआई कर लीजिए, इसमें जो फैक्ट बताऊंगा वो भी वीवीआई है। तो डीडीए का एसओ एग्जाम में पूछा गया था 2017 में कि सती प्रथा उन्मूलन के लिए उत्तरदायी समाज सुधारक। अब देखिए समाज सुधारक दैट इज यहाँ पर ध्यान रखिएगा सोशल रिफॉर्मर के बारे में पूछा गया है कि सती प्रथा का उन्मूलन जो है किसने किया था। तो राजा राम मोहन राय इसका सही उत्तर हो जाएगा, जी हाँ बी सही हो जाएगा। तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ध्यान रखिएगा 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक, जी हाँ विलियम बेंटिक वायसराय थे, तो इन्होंने ही जो है यहाँ पर सती प्रथा को अंत किया। तो सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन राय जो समाज सुधारक थे उनके प्रयासों से 1829 ईस्वी में जो वायसराय थे विलियम बेंटिक, इन्होंने जो है अंत किया। अब देखिए राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ कि इन्होंने ही 1828 में, एक साल पहले ही इससे ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ध्यान रखिएगा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने। कब, तो 1828 में। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 1814 में आत्मीय सभा, जी हाँ आत्मीय सभा की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। तो 1814 में आत्मीय सभा, 1828 में ब्रह्म समाज, 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका। और राजा की उपाधि, देखिए राजा जो लगा हुआ है वो राजा की उपाधि किसने दी थी, तो ध्यान रखिएगा मुगल शासक थे अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय के द्वारा इनको जो है राजा की उपाधि दी गई थी। तो राजा की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय ने, जो कि मुगल शासक थे, इनके द्वारा। तो दोस्तों इस तरह से हमने पूरे क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस किए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को देखिए लाइक जरूर करिए जिससे हमको मोटिवेशंस मिलता रहे। वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।